नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेनो एडिक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप एसएससी का स्टेनोग्राफर का रिटन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने 3 बार एसएससी का रिटन एग्जाम पास किया है और एसएससी ने अपने रिटन एग्जाम की डेट्स भी डिक्लेयर कर दी हैं, जो कि रिटन एग्जाम होगा आपका 10 सितंबर 2020 से 12 सितंबर 2020 तक। तो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास टिकट होना चाहिए और वो टिकट है सिलेबस। तो सिलेबस आप अपने पास में रखें ताकि अच्छे से जो है आप इसकी तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। और यदि नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अच्छे से उसे डिस्क्राइब कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है। चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफी कर रहे हो चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफी कर रहे हो, एसएससी हर साल इस एग्जाम को आयोजित करवाती है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि इस एग्जाम को पास करके स्किल टेस्ट में अपेयर हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर आप बने। तो इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, वो कुछ इस तरीके से है। पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के। दूसरा पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसे काफी बच्चे आमतौर पे जीके भी कहते हैं। उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं चाहे इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे। तो इंग्लिश पर आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उसमें कोई किसी तरीके का बहाना नहीं चलेगा कि मैं हिंदी स्टेनोग्राफर हूं या मैं इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूं। जो भी है, इंग्लिश आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और आपको विशेष बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 200 में से 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है उसके अंदर। तो अच्छे से स्मार्ट गेस करते हुए आपको इसमें चलना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से कम 50 में से आप 45 नंबर तो सिक्योर कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर बड़े ही आसान तरीके से। देखिए, रीजनिंग का क्या है, आपको कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप रीजनिंग की स्पेसिफिक किताब यदि लें या ना लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा लीजिए। पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं एसएससी स्टेनो के, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उन 50 क्वेश्चंस का क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके 50 में से 45 नंबर, हालांकि 50 में से 50 भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 45 नंबर की मैं श्योरिटी लेता हूं कि जिस तरीके का वो आप पैटर्न देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये तो बात हुई रीजनिंग की, बड़ी आसान शब्दों में सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको जो है सॉल्व करने हैं। साथ ही आप उन टॉपिक्स को देखते हैं। मान लीजिए बार बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है, उस टॉपिक पे और ज्यादा आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस तरीके से आप रीजनिंग कर लेंगे। रीजनिंग की एक विशेष बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना कि ये सबसे इजी पार्ट है, बट ये टाइम किलिंग है। जो क्वेश्चन पेपर का जो सेटर है वो इस तरीके से सेट करता है कि आपका इसमें टाइम ज्यादा लगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं, 200 मार्क्स के और 2 घंटे हैं। तो रीजनिंग में यदि आप ज्यादा समय लगा देंगे तो बाकी का पेपर जो है वो आपका काफी छूट जाएगा। तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट को करते हुए रीजनिंग का पेपर आप सॉल्व करें। दूसरा जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस की हम बात करेंगे, यानी जीके की। जीके के लिए देखिए आपको क्या करना है। काफी सारे बच्चे जो हैं पिछले सालों के प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। जीके के लिए आपको पिछले सालों के ज्यादा प्रश्न पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन रिपीट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हुआ भी तो कोई स्टैटिक जीके का हो सकता है, 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होंगे। बट जीके यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का मतलब है कि आपके आसपास क्या घटित हो रहा है। यदि आप एसएससी का सिलेबस देखेंगे, उसमें भी यही चीज लिखा है कि आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरमेंट में क्या चीजें घटित हो रही है, उसके बारे में आप कितने अवेयर हैं। हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इवेंट्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। अब इसकी स्मार्ट स्टडी आपको कैसे करनी है। आप कितने भी धुरंधर हो जीके में, 50 में से 35 क्वेश्चन आपको, 30 या 35 आपको आते होंगे, बाकी में आप तुक्का लगाते हैं। बट जीके में ज्यादा तुक्का ना लगे, ज्यादा अकड़ बकड़ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको जीके के अंदर ही मरवाती है। सबसे ज्यादा जो बच्चों की क्वेश्चंस
गलत होते हैं वो होते हैं जीके के अंदर। तो जीके की तैयारी आपको देखिए कैसे करनी है। सबसे पहले आप जो टॉपिक है वो उठा लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान। संविधान के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस जरूर आएंगे। अगला टॉपिक उठाइए आप मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री 3 तरीके की, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। एंशिएंट और मिडेवल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, ना कि पूरे पेपर की। इन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इसलिए हम स्मार्ट स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। यूं तो लंबा चौड़ा सिलेबस है, जितना पढ़ो उतना कम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 1850 से लेकर 1950 तक, यानी जब से जो रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट हुए या जो भी एजुकेशन के लॉज वगैरह है तब से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक की आपको हिस्ट्री मुख जबानी याद होनी चाहिए। कौन सा इवेंट कब हुआ, कौन गवर्नर जनरल था, जो भी है उसके अंदर सारे आप टाइम फ्रेम को लेते हुए चले, जितने भी इवेंट्स हैं। अगली आप जीके में किस तरीके की तैयारी करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे इकोनॉमिक्स के बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। अब इकोनॉमिक्स का बेस आप किस तरीके से तैयार करेंगे। इकोनॉमिक्स का बेस तैयार करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा किताबों के चक्कर में ना पड़े। यदि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, 11th-12th की आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर मृणाल सर है जो कि काफी फेमस है। मैं किसी यूट्यूब का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आईएएस जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो मृणाल सर की वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो वहां से आपकी जो है इकोनॉमिक्स का बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी इकोनॉमिक्स की। ज्योग्राफी के भी 2-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए आप कुछ नहीं, सिर्फ 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। फिर आपको करेंसीज याद होनी चाहिए, कौन सी देश की कौन सी करेंसी है। कुछ फेमस बुक्स हैं, उनके ऑथर्स कौन से हैं। कुछ एजेंसीज हैं जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती हैं, जैसे एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जीएफएसआर रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। तो ऐसी फेमस एजेंसीज और उनकी रिपोर्ट्स आपको याद होनी चाहिए। देश के नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज कौन सी कहां पर है, ये आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज है, काफी बच्चों के दिमाग में ये है कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कोविड का आगमन हुआ है, तब से सारे जो करंट जीके वो खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं। कोविड अपने आप में करंट का एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कोविड के बारे में डीप रिसर्च करें। साथ ही गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकारों की स्कीम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कौन उसके लिए एलिजिबल है, क्या उसकी कंडीशंस हैं। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम फसल बीमा योजना है, आयुष्मान भारत है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी आदत जीके के लिए जो आपकी काफी लॉन्ग टर्म तक काम आएगी, वो है डेली शाम को या डेली रात को सोने से पहले पीआईबी, जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, केंद्र सरकार की वेबसाइट है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इस विभाग की वेबसाइट पर आप जाएंगे और डेस्कटॉप के ऊपर जो सबसे फ्रंट पेज के ऊपर ही आपको प्रेस रिलीज मिलेगी। प्रेस रिलीज के अंदर जाएं और आज जितनी भी रिलीज हुई है, जिन मंत्रालयों ने, जिन डिपार्टमेंट ने जो रिलीज जारी की है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसे आप सरसरी तौर पर देख लें, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। क्योंकि आप सरकारी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सरकार के बारे में काफी अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई जीके की। यदि आपके कोई डाउट्स होंगे तो उस पर अपन Q&A सेशन भी रखेंगे, लेकिन आज मैंने बताया है कि किस तरीके से आप जो मार्क्स है अपने मैक्सिमाइज कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 100 मार्क्स तो अपन ने कवर कर लिए। अगले 100 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट है, सबसे लास्ट पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 100 नंबर का है। मोस्टली इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत आती है, तो ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं इस पार्ट के अंदर वो आते हैं फाइंड आउट एरर्स, स्पॉट द एरर। इसमें एरर है या नहीं है, वो सब चीजें आएगी। उसके लिए 5-6 टॉपिक पर यदि आपकी कमांड है तो ये क्वेश्चन आप बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5-6 टॉपिक्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, आर्टिकल। इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। फाइंड आउट एरर वाले क्वेश्चन आप 100% कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आते हैं, अब देखो सिनोनिम एंटोनिम क्या है।
सिनोनिम एंटोनिम जो है वो अथाह सागर है। 200 याद कर लो, 400 पढ़ लो, 500 पढ़ लो, कोई आवश्यक नहीं उनमें से आएगा। इनको याद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। सिनोनिम एंटोनिम को सॉल्व करने में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 2 ऑप्शन तो जो है वो आप एलिमिनेट अच्छे से कर सकते हो, तीसरा भी एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन में 50-50 के चांसेस रहते हैं। अब उसमें आप अकड़ बकड़ मत करना, ठीक है, नहीं तो आप नेगेटिव मार्क की कैटेगरी में आ जाएंगे। उसमें आपको क्या करना है, स्मार्ट गैस करना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा रिलेवेंट है। जो भी ऑप्शन रिलेवेंट होगा वही आपका सही आंसर होगा। कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है और चौथा जो है ऑड वन होता है, तो वही आपका आंसर है। इस तरीके से आप सिनोनिम एंटोनिम कर सकते हैं। इडियम फ्रेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इडियम फ्रेजेस के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ लीजिए, 2-3 उसमें से रिपीट हो जाएंगे, तो उसमें से आपके 6 मार्क्स आ जाएंगे। एक्टिव पैसिव जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी काफी अच्छे प्रश्न आते हैं। एक्टिव पैसिव के लिए आप यूट्यूब लगाइए, काफी सारे वीडियोस की भरमार है, कोई पर्टिकुलर चैनल की आवश्यकता नहीं कि कौन सा चैनल बढ़िया है कौन सा घटिया है। आप तो जो वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आपके काम आए, वही आपकी मदद करेगा। एक्टिव पैसिव आप वहां से कर लीजिए। फिर आते हैं इसमें कुछ ऐसे पैसेज आते हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स को जो है, इसका एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, जितने पैसेज आप ज्यादा करोगे, जितने पैसेज आपके हाथ से निकलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ 10 सालों वाले, ज्यादा ज्यादा करते जाओ, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। फिर आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में उसी पैसेज के अंदर आंसर छुपा है, बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और उसको कैसे सॉल्व करना है, कई बार सिंपल होते हुए वो आपके लिए ट्रिकी बन सकता है, ठीक है। उसके लिए आप जो है पिछले प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें, जितने ज्यादा पैसेज आपके हाथ से निकलेंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है एक्सपर्टाइज उन पर बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप इंग्लिश भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये हमने देखा कि तीनों पार्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, किस तरीके से आप इन पर अपनी कमांड बना सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मार्क्स हैं उन्हें हासिल कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करें और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। डिक्टेशन तो आपको मिल ही रहे हैं, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, रिटर्न की जो डेट है वो डिक्लेयर हो गई 10 सितंबर से 12 सितंबर 2020। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप रिटर्न की तैयारी करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि आप कोर्ट के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट के जो स्किल टेस्ट वगैरह हैं वो भी लगभग इसी दरमियान होंगी, अगस्त सितंबर के आसपास ही होंगी, डीडीसी हो चाहे राजस्थान हाईकोर्ट हो। तो दोनों की बैलेंस तरीके से अच्छे से तैयारी करें। रिटन एग्जाम के संबंध में जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट जरूर करिए, उनके ऊपर अलग से Q&A सेशन हम आयोजित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।